बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज भी हम अपने प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे सैलाब की तबाहकारियों से मुतल्लिक़, और इस वक्त के जो चैलेंजेस हैं वो छत और रोटी से बहुत आगे बढ़ चुके हुए हैं। हमारे वो पाकिस्तानी भाई जो करोड़ों की तादाद में इस वक्त मुतासिर हैं सैलाब की वजह से या इन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, इस वक्त उनको ख़ुद को और अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बीमारियों से बचाना है। वो बीमारियां टाइफाइड हैं, मलेरिया है, डेंगू है, असहाल है, और भी मतलब इसी तरह जिल्द की बीमारियां हैं, नफसियाती बीमारियां हैं। इन सब से बचाने के लिए और साथ साथ ज़ाहिरी बात है वो जो भूख वाला जो मसला है उसको हल करने के लिए जो जितनी कोशिशें जारी हैं उसको भी मुसलसल जारी रखने की ज़रूरत है। तो आज अपने प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करने वाले हैं कि हमारे वो जो बहन भाई इस वक्त पूरे सिंध में या पूरे पाकिस्तान में वो सारे मुतासिरा इलाके जहाँ पे सैलाब की वजह से तबाहकारियाँ हुई हैं वहाँ फंसे हुए हैं, या जिनके घर बह चुके हैं, जिनका माल मवेशी सब कुछ बह चुका है, जिनकी ज़मीनें जो हैं वो सारी बर्बाद हो चुकी हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, वो इस वक्त किस हाल में हैं और उनका इस मौके पे इस मुश्किल वक्त में उनका साथ किस तरह दिया जा रहा है, या उनको आइंदा आने वाले वक्त में उनकी ज़िंदगियों को पहले की तरह बहाल करने के लिए क्या जो प्लानिंग है वो की जा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो जिस दिन से ये एक मुश्किल वक्त आया है हमारे इन बहन भाइयों से पे, उस दिन से लेके आज तक ये अपनी पूरी कोशिश जो है वो किए हुए हैं। पूरे कराची में 36 के करीब इन्होंने कैंप्स लगाए हैं एक्सीलेंस क्लब के नाम से और सेफ पाकिस्तान के नाम से। जनाब हमीद भुट्टो साहब, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? भाई अल्लाह का शुक्र है, मगर सब हम लोग खुश नहीं हैं। जो हमारे हालात हैं, हालात पे सबका दिल दुखा हुआ है और सोग वाली फ़िज़ा है। अच्छा भुट्टो साहब, अभी हमने ना एक वक्फे की तरफ बढ़ना है, मगर मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जो हालात हमें पता हैं, जिन हालात से हम वाकिफ़ हैं, क्या वहाँ पे भी हालात वैसे ही हैं या थोड़े मुख्तलिफ हैं? अभी भी 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हालात इतने ख़राब हैं कि हम सोच नहीं सकते। जानवर की भी अच्छी ज़िंदगी है, पानी नहीं निकला, बदतर लाइफ, इंसानियत भी वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी देख के शर्म महसूस कर लेगी। अल्लाह अकबर। मुझे ये बताइए कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है? हमें चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, जो बताई जा रही हैं, जो अखबार और न्यूज़ चैनल्स पे हम देखते हैं, क्या वहाँ पे इस वक्त मौजूदा हालात जो हैं इससे मुख्तलिफ हैं या ऐसे ही हैं? फ़हीम भाई, मौजूदा हालात जो बताए जा रहे हैं उसकी मैं सीधी बात करूँ कि सिंध से स्टार्ट करते हैं। सिंध 5000 साल पहले से एक तहज़ीब याफ्ता धरती है। अगर उसकी हम निज़ाम को देख लें, पानी के निज़ाम, निकासी के आपको, तो वहाँ पे नालियाँ और जो सिस्टम बना हुआ है एक 5000 साल पहले भी जदीद किस्म का निज़ाम बना हुआ है। उसके बाद हमने पाकिस्तान बनने के बाद अब तक 75 साल में सिंध के साथ जो पानी का निज़ाम है दरियाओं का, उससे लेके नाली, नदी, दरिया, सबकी जो कुदरती और नेचुरल सिस्टम है उनके ऊपर कब्ज़े करके नेचुरल के निज़ाम को हमने तबाह और बर्बाद करके रखा, जिसकी सज़ा आज हमें हुक्मरानों की शक्ल में, लोगों की रवैयों की शक्ल में, समाजी खिदमात की शक्ल में, पॉलिटिकल खिदमात या बाकी इदारों की, सबकी जो खिदमात है सब ने मिल के सिंध को डुबोया है। सिंध डूबने से पहले जब बारिशें आई, मौसमियाती तब्दीलियों का नुकसान सिंध से नहीं स्टार्ट हुआ। सिंध ज़रखेज़ धरती है, पूरी दुनिया की आलमी जो गैसेस का अखराज है, बाकी जो चीज़ें हैं, उससे पाकिस्तान पे असर पड़ा है। अब उसका सारा खेमाजा सिंध को, बलूचिस्तान को और जनूबी पंजाब को भुगतना पड़ा है। सिंध के अंदर उन इलाकों के अंदर ज़्यादा बारिशों के बाद तबाही हुई जहाँ पे सरदारी निज़ाम है,
जहाँ पे आज भी एक सरदार का, वडेरे का, जागीरदार का राज है। जहाँ उनका पे क्या कसूर है इसमें? क्या कसूर है? वहाँ पे उन इलाकों ने अपनी ज़मीनों के कब्ज़े, दरिया के ऊपर ज़मीनें बना के गांव बन गए, कब्रिस्तान बन गए, पूरे दरिया के साथ हाथ लेके कब्ज़े बनाए गए हैं। हज़ारों एकड़ ज़मीनें दरियाओं के बीच में बनाए गए हैं। जो नेचुरल पानी के गुजरगाहों के रास्ते हैं वो सब बंद कर दिए गए हैं। हमने पानी का गुजर यहाँ है, हमने यूँ कर दिया है, यूँ कर दिया है। हमने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए फिर अब जब पानी आ रहा था तो हम पहले से चीख रहे थे कि जी आपका तोसा से इतना पानी आ रहा है, ये आ रहा है। हमारे हुक्मरान ये चाहते ही नहीं थे कि हम उस पानी के निज़ाम को पहले से बरोकें। ये पानी तो आता है, पानी भी आएगा, मगर हमारा जो सिंध का इरिगेशन निज़ाम है वो पाकिस्तान बनने से पहले बना है। अब तक हमने उसके ऊपर अरबों रुपए की सालाना ग्रांट है, फंड्स है। हमने उनके पानी के जो हमारी नदी है, नाला है, जो उसकी रास्ते हैं, उनकी सफाई नहीं करनी, उनके मजबूत बंद नहीं बांधने, वो अरबों रुपए हमने खा जाने हैं। सिंध के अंदर इरिगेशन निज़ाम के अंदर इस वक्त अगर मैं बात करूँ 13 साल में इन पीस पार्टी की मौजूदा हुकूमत में मिनिस्टर कोई भी आए, सेक्रेटरी कोई भी आए, चला था कोई एक दूध बेचने वाला एक था बंदा, अब वो MPA बन गया है। वो उसका होली सोली मिनिस्टर से ज़्यादा, CM ज़्यादा पावरफुल है। अरबों रुपए पैसे निकल के चले गए। तो जब हम निज़ाम के साथ हाथ करके शरारतें करेंगे तो नुकसान होना था। अब जैसे कंबर शदाद को डूबा तो कंबर शदाद कोर्ट में मंगसी चांडियो सरदारों ने जिस तरह वहाँ पे एक माफिया बन के लोगों के अंदर ड्रामेबाजी की और उल्टा पाचे ऊपर करके दिखाते रहे कि जी हम तो बड़ी वेलफेयर कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, मगर उनके गाँव के ज़्यादा लोग चांडियो मंगसियों के इलाके ज़्यादा डूबे। फिर कैन शाह रात जब कट मार के डुबोया गया तो रात को 12 बजे लोगों को अंधेरे में निकाल के भेजा गया। और जब ये सैलाब आया मंशर की जब कट मारे गए तो मैं पहले ही कह रहा था कि जी 40 शहर आप कट मारोगे, तो 40 शहर उसके कट मारने से 5000 से ज़्यादा देहात सिंध के डूब चुके हैं। उसमें अब तक सरकारी आदत शुमार के मुताबिक 1500 लाशें मिली हैं जो लोग मर गए हैं, मगर मेरा जो जायज़ा है, अंदाज़ा है तो 2000 से ऊपर लोग तो पानी में बह के चले गए हैं। अभी भी हमें सिंधु दरिया से लेकर हर जगह लाशें मिल रही हैं। साहब आप सही फरमा रहे हैं। और अभी भी जो खबर पढ़ रहे थे हम लोग ब्रेक में भी कि राशन तकसीम करने के दौरान बदनज़मी की वजह से पुलिस का और जो मुजाहिरीन हैं उनके बीच में पथराव वगैरह हुआ है, शेलिंग हुई, और लोग सारे मुश्तल इस वजह से हुए हैं कि वो जो राशन आया था वो किसी ख़ास जगह पे लेके जाया जा रहा था, इनको नहीं तकसीम किया जा रहा था। इस तरह के कितने वाक़यात हैं करप्शन के हवाले से, राशन की तकसीम के हवाले से। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जितने इदारे हैं, सरकारी हैं या गैर सरकारी हैं, ठीक है, वो अगर कोई फलाही इदारे भी हैं तो वो जिस शोबे में भी काम कर रहे थे उन्होंने अपनी तरजीह जो है वो इस वक्त मुतासरीन को राशन तकसीम करने के बारे में हवाले से, या उन्होंने इनको टेंट या मच्छरदानियाँ जो है ना वो फराहम करने के बारे में अपनी सारी तरजीहात जो है इस जानिब कर दी हैं। तो क्या ये जो करोड़ों लोग जिनकी छत जो है जिनसे छिन गई थी, जिनके घर छिन गए, क्या इनके बुनियादी मसाइल रोटी वाले और छत वाले ये हल हो गए हैं इस वक्त? फ़हीम भाई, आपने तो ऐसा सवाल किया है कि लोगों की रोटी का मसला हल हो गया। मैं कहता हूँ रोटी का मसला तो हल हुआ ही नहीं, और रोटी मिल नहीं रही। रोटी लोगों के लिए नायाब बन गई है, लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं जो जिन इलाकों में सैलाब आया है। पाकिस्तान हुकूमत से लेके समाजी इदारे मुझ समेत हम सब भिखारी बन गए हैं। आलमी भिखारी, कोई नेशनल भिखारी, कोई सूबाई भिखारी, कोई समाजी भिखारी, कोई अवामी भिखारी। एक भिखारियों की नई फ़ौज हमने बना डाली रोटी के नाम पे, मगर उसके बावजूद पूरी कौम को हमने भिखारी बना के भी लोगों की भूख ख़त्म नहीं कर सके। उसकी वजह सिर्फ कराची की मिसाल दूँ मैं, 10,000 से ऊपर समाजी इदारे कैंपें लगा के बैठ गए। पूरे शहर में कैंपें फैल गई, जाल बिछा हुआ, सब ने इमदाद दी, पैसे दिए, किसी को अरबों रुपए, किसी को करोड़ों, किसी को लाख, किसी को हज़ार। 20 इदारों ने काम किया। 980 इदारे तो हम चराग लेके ढूंढ रहे हैं कहाँ आए, और लोगों की रोटी और जो खाने के पैसे आए
उनको इतनी भी हया शर्म नहीं आई कि किसी इंसान के लिए रोटी के लिए या किसी इंसान की मदद के लिए पैसे मिलते हैं उस पर करप्शन बेईमानी करना अपने माँ बाप का कफन बेच के खाने के बराबर है। उनको ये हया शर्म भी नहीं आ रही। यहाँ पे हमारी हुकूमत, भुट्टो साहब ये कराची से तो मैं आगे चलता हूँ, बढ़ चढ़ के वही दिया, वही सबने दिया, अरबों रुपए पैसे गए, मगर मैंने कहा 980 इदारों को चराग दे के ढूंढ रहे हैं। अच्छा। और 20 इदारों ने काम किया जिनके मैं नाम अभी नहीं ले रहा, आगे शायद लूँगा, उन्होंने काम किया। उन 20 इदारों के लोगों को सलाम, अच्छा काम किया, जो भी किया, जैसे भी किया, आटे में नमक बराबर या आटे जितना काम किया। मगर लोगों ने जितने अरबों रुपए पाकिस्तान से बाहर से जो फंडिंग होती है, इस हमेशा जो भी हमारे पास मुसीबत कोई आफत आती है तो पाकिस्तानी लोग गैरतमंद लोग हैं, इंसानियत है और कद्र करने वाली कौम है, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। मगर उसके बावजूद हमने बहुत सारी समाजी नामों की दुकानें खोली हुई हैं। हुकूमत के अंदर बहुत सारे इदारों ने दुकानें खोली हुई हैं। हमारा सिंध हुकूमत का अगर इदारा कहें या बाकी सूबों के इदारे कहें, बहाली के रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, उसको भी चराग लेके हम ढूंढ रहे हैं। मुख्तलफ 50% डिप्टी कमिश्नरों को करोड़ों के फंड मिले, उनका कुछ पता नहीं। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा पता चला कि एक दिन में जी आपका 10 से 15 करोड़ का पेट्रोल का बिल निकल आया। अभी तक हम मुख्तलिफ वज़ीर-ए-आज़म से लेके CM तक के जो ये पैसे चंदे के मिलते हैं वो पेट्रोलों के बिल में चले जाते हैं कि जी ये पानी निकाल रहे, वहाँ पानी फिर भी नहीं निकल रहा। लोगों को राशन के नाम पे समाजी इदारों से शीन के मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर, DIG, SSP, यहाँ पे पुलिस के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो सब मिल के राशन वहाँ से भी लेके अपने नाम पे अपने बैनर लगा के अपने लेबल चिपका के वो लोगों को राशन दे रहे हैं। तब उसके बावजूद ज़ाहिर बात है खाना जिस लेवल का लोगों को खिलाया जा रहा है, 4-5 समाजी इदारों को छोड़ के बाकी जो खाना खिलाते हैं ना, वहाँ पे कीड़े भी निकल आते हैं। ऐसा हम रोटी लोगों को खिला रहे हैं। अभी तक अगर हम जोई, काशो और कंबर शदाद कोट के दीगर इला, कैनशाह से अंदर हम गाँव में जाएँ, खैरपुर के दीगर अजला में जाएँ, टट्टे बदीन सजावल से आगे जाएँ और लाड़काना के मुख्तलिफ देहातों में जाएँ, तो वहाँ तक अभी तक मुख्तलिफ रिलीफ के काम हुआ ही नहीं। जैकम्बा से आगे की तरफ हम जाएंगे तो वहाँ रिलीफ के नाम पर कोई काम हुआ ही नहीं। लोग अभी भी तरस रहे हैं कि हमें कहीं से खाना मिल जाए। अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं, अपना सोना जेवर बेच रहे हैं। जो आपकी भैंस या गाय 2 लाख की थी वो 20,000 में बिक रही है। वो सूदखोर हमारा कोई अफसर, राशि अफसर, कोई वडेरा, कोई जागीरदार, कोई मीडिया पर्सन, कोई अलग से बेते, वो उनसे 20% पेमेंट पे ख़रीद रहा है। कोई बकरी 30,000 में ख़रीदते थे तो वो 5,000 रुपये में बेची जा रही है। मजबूर है लोग खाना खाने। दुकानदार उनसे सूद के नाम पे, मुनाफे के नाम पे पैसे वसूल कर रहा है। चीज़ें महंगी हो गई और महंगाई इतनी बढ़ गई कि आटे से लेके चीनी तक सब हमने मुनाफाखोरी कर दी। आने वाले वक्त में जो फसलों का नुकसान हुआ है, 40 अरब से तो हमने सिर्फ ज़राअत को तबाह कर दिया, वो ख़त्म हो चुकी है। ऐसे ही हमने कोई 30 अरब से ज़्यादा मवेशी हमारे डूब के मर के ख़त्म हो चुके। हमने खरबों रुपए की जो है अपनी नुकसान कर चुके हैं। वो कपास के, गन्ने के, बाकी चीज़ें तबाह हो चुकी हैं। आने वाले वक्त में हमें 6 महीने लगेंगे। सारा आने वाला फसल भी जब तक ये पानी नहीं निकलेगा, सिम होगी, तो उससे तबाही का जो नुकसान होगा तो हम सोच नहीं सकते। अभी भी हम आटे और उसके चक्कर में, महंगाई के चक्कर में पड़े हुए, मगर हमारे हुक्मरान को होश नहीं है कि अच्छा अमित साहब, देखें आप बात कर रहे हैं कि कुछ फलाही इदारे जिन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, बाकी जो है ना बहुत सारे इदारे ऐसे भी हैं जिन्होंने करप्शन भी किया है। चले हम जिन्होंने अच्छा काम किया, हम चले एक अच्छा गुमान करते हुए, एक पॉजिटिव तरीके से देखते हुए एक हिसाब लगाएं, तो तब भी ये जितने फलाही इदारे हैं, छोटे बड़े, सब मिल के कम से कम चले 1 मिलियन लोगों तक की मदद कर चुके होंगे। नहीं, इससे भी कम, बहुत कम। और जो मुतासरीन है सिर्फ सिंध में वो 1 करोड़ से ज़्यादा है ना। तो मुझे ये बताएं कि ये तो फलाही इदारों की चलो जो भी कंट्रीब्यूशन है, जो भी है, अल्लाह इन लोगों का ये भी ना होता तो पता नहीं क्या हाल होता। जो जितने हमारे इदारे, इतने बड़े बड़े इदारे, उन लोगों ने भी अपनी तरजीहात जो हैं वो इस जानिब सारी करनी है कि हमने इन लोगों की मदद करनी है, मुतासरीन की। फंड्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, पूरी दुनिया से फंड्स आ रहे हैं इन इदारों को, सरकार को फंड्स आ रहे हैं इतने ज़्यादा। फिर उसके अलावा वज़ीर आज़म फ्लड रिलीफ प्रोग्राम
है ना, जो वो इतने बड़े पैमाने पे उनकी वजह से कितने लोग जो हैं वो मुस्तफीद हुए हैं। अल्लाह भला करे उन सारी एनजीओज का और उन सारे लोगों का जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में, मुश्किल में फंसे हुए उन बहन भाइयों की मदद करने की कोशिश की है। अच्छा, ये जितनी भी कोशिश थी, ये जितने ज़्यादा लोग इस वक्त मुश्किल में हैं, उस हिसाब से शायद कोई 10% भी नहीं है जिनको ये सपोर्ट कर सके हैं, जिनकी मदद कर सके हैं, जिनके मसाइल हल कर सकें। ये रियासती सतह पे होने वाले सारे काम है। रियासती सतह पे देखें तो जो हुकूमत को दुनिया भर से जो इतनी ज़्यादा फंडिंग आ रही है, जितने बड़े बड़े हमारे इदारे हैं, उन सारे इदारों ने भी अपनी तरजीहात जो है वो आवाम की मदद के लिए जो है वो वक्फ कर दी। अब मुझे ये बताएं कि जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी एक फ्लड रिलीफ का प्रोग्राम पूरा उन्होंने अनाउंस किया हुआ था, तो इन सारे इदारों और इतने बड़े बड़े पैमाने पर जो काम होने थे उनके क्या नताइज हैं, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। फ़हीम भाई, वज़ीर आज़म का जो रिलीफ प्रोग्राम है, तो आपको तो पता है कि रिलीफ फ़ंड, चाहे वो डैम के नाम पे फ़ंड लिया गया हो, इमदाद के नाम पे फ़ंड लिया गया हो, वो लोगों की वेलफेयर के लिए थोड़ी होता है, वो तो हुकूमत के खजाने भरने के लिए होता है। अभी पैसे भी तो आए होंगे, पैसे तो आए ना, पैसे तो अरबों रुपए खरबों रुपए आए हैं, पूरी दुनिया से लोगों ने दिए। आपने हर मोबाइल से आपको SMS आए, 10 रुपये थे, करोड़ लोगों ने वो भी दिए, सारी दुनिया से पैसे आए। वो इमदाद पता नहीं कहाँ है। अभी भी यहाँ पे इमदाद के नाम पे जो वो पैसे आए हैं या चीज़ें आई हैं दुनिया से, वो कराची के बेस से लेके मुख्तलिफ जगहों पे सड़ रही है, लोगों तक नहीं पहुँच पा रही। 10% अगर इमदाद का काम हो रहा है, 90% इमदाद लोगों पे देख रहे हैं कि इमदाद भी कोई होती है, और अभी भी तरस रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि सिर्फ उनके शाही खर्चों पे, जहाज़ पे टूर पे, पेट्रोल पे, अपनी याशी के लिए, अपने कर्जे उतारने, अपने पुराने जो आगे वाले इलेक्शन के लिए पैसे के बजट करने, और सारे पैसे बचत कर रहे हैं कि आगे हमें इलेक्शन लड़नी है, लोग तो हमें जूते मारेंगे। अब ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो फ़ंड है, मैं समझता हूँ ढोंग है, फ्रॉड है। यहाँ पे वो चाहे हमारे अफसर्स हैं, बाकी सब लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी, वो अब ये समझ चुकी है, लोग भी समझ चुके हैं कि जी सरकारी ख़जाने में पैसे देना, वो समझते हैं कि हमारा जैसे ख़ानदान का कोई जागीर हो, वैसे इस्तेमाल करते हैं सरकारी फ़ंड को। यहाँ पे वो फंड रिलीफ का किसी के काम नहीं आ रहा। सरकारी अस्पतालों से लेके लोग डेंगू मच्छर में मर रहे हैं, उस पर दवाइयाँ तक नहीं मिल रही। यहाँ पे उल्टा आपकी डेंगू आ गई पे, जो पेनाडोल है टैबलेट, जहाँ पे सिर्फ बुखार ख़त्म कर सकें, उस पर भी हुकूमत ने वो महंगी कराने से लेके सारी चीज़ें खुद रिलीफ के नाम पे, किसी को पेनाडोल भी तक नहीं मिल रही, राशन तक नहीं मिल रहा। ये भी समाजी इदारों का, बाकी आप और हमारे सब इदारों का मिला हुआ राशन से लेके टेंट सिटी जो भी है, वो भी सारे फलाई इदारे दे रहे हैं। उस पर भी सिर्फ नाम लेके इफ्तिदा करने के लिए, रबन काटने के लिए करोड़ों का पेट्रोल लगा के ये हमारी मिशनरी पहुंचती है। यहाँ पे सारा ढोंग है, हमें रिलीफ के नाम पे सारा का सारा ढोंग है। आपका NDA में, PDA में, रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, चाहे वो सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, ये सब आलमी भिखारी की तरह भीख मांग के अपने कर्जे उतारने के लगे हुए, लोगों की रिलीफ के लिए कोई काम करना भी नहीं चाहते, करेंगे भी नहीं। अच्छा देखें सर, इस मौके पे उन लोगों के लिए आई हुई मदद जो है, जो मतलब जो बर्बाद हो गए हैं, जिनके पास कुछ नहीं बचा और आइंदा का भी उन्हें नहीं पता कि वो वापस वहाँ से ज़िंदगी शुरू करेंगे या भिखारी बन के अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करेंगे, जिनका भी तो आधे लोग मर जाएंगे, आधे लोग तो ऐसे हैं कि उन लोगों का जिन्होंने हक मारा है, इन मजबूर और बेघर जो लोग हैं, इनका हक मारने वाले, उनके बारे में, और इन मजबूर और बेघर लोगों की तकलीफ़ पे सियासत करने वाले जो लोग हैं, है ना, इनका क्या अंजाम होना चाहिए और किस तरह इनसे निमटना चाहिए, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। फ़हीम भाई, हक मारने में बिल्कुल हमारे सियासतदानों ने बड़ा रोल अदा किया है। मुख्तलिफ हमारे जो सियासी पार्टियाँ हैं, अपनी जेब से 100 रुपया भी उन्होंने लोगों की रिलीफ के लिए, मदद के लिए कहीं भी खर्च किया नहीं किया। हमारी 50% ब्यूरोक्रेसी भी लोगों से चंदा बंदा मांग के काम कर रही है, बाकी फिर भी लगे हुए कि खा लें। ऐसे ही पूरी दुनिया से जो इमदाद आई, पहले भी हमने बात की, वो दूसरों का हक खाने पे लगे हुए हैं। वो समझ रहे कि हमारा हक है, ये हमें मिल रहा है। पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो से लेके इमरान खान तक, शहबाज शरीफ से लेकर नवाज शरीफ तक, जाओ उनकी बाकी पार्टियाँ, किसी ने भी किसी की मदद के लिए
अरबों रुपए की फंड्स उनके पार्टी के भी हैं। किसी पार्टी से नहीं सुना कि वो पार्टी फंड करेगी, उल्टा चंदा मांगेंगे लोगों से, वर्करों से, फिर देंगे। अपनी महल बना लिए, नहीं कर रहे। अब उन लोगों को, उन पॉलिटिकल पार्टियों को, जहाँ जिस भी इदारे के लोग हैं जो लोगों की वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहे, उनको हमें रिजेक्ट करना चाहिए, उनको धुतकारना चाहिए, उनके कम से कम मुंह पे कोई ऐसा थप्पड़ भी मारना चाहिए कि जी आप लोगों को हम रिजेक्ट करते हैं। उन पे लानत डालनी चाहिए। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक फिर हम कामयाब नहीं हो सकते। हमें इन लोगों को एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि हम कौम है, बाखुरदा बावकार कौम है, इज़्ज़त वाली कौम है। हमें भिखारी मत बनाए। हमने उनको भिखारी बना के, कश्ता दे के, लोटा दे के, सब कुछ दे के उनको पूरी अपनी महंगाई की बाकी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक सियासत की है। हम तो ये भी समझते हैं कि जो सारा ये खेल डुबोने का हुआ है, ये महंगाई से तवज्जो हटाने से लेके, आलमी इदारों से मदद लेने से लेके, सारी कार्रवाई हमें जानबूझ के डुबोया गया है। हम डूबे नहीं हैं। यहाँ पे कहा जाता है हमें कि जी हमें खुदा की अजाब है, हमें कुदरती आफत है, क़यामत आई है, ये आई आफत है। ये आफत तो हम पे जो पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं, जो ये सियासत हम पे ऊपर कर रहे हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, मैं समझता हूँ यही हम पे सबसे बड़ा अजाब है। इस अजाब से भी छुटकारे के लिए कौम को एक कौम बन के यकजहती के साथ काम करने की ज़रूरत है। सही। अच्छा, हमें सब मेरा ख्याल है आखिरी क्वेश्चन होगा, आलमी बरादरी की जानिब से जो मदद आ रही है, देखिए हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं वो उन सारे बहन भाइयों को जो इस वक्त हमें पाकिस्तान से बाहर से जो है वो पैसे भेज रहे हैं, मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो मदद कर सकते हैं। डॉलर का जो रेट इतना ज़्यादा है ना, इसका कहीं जाके हमें इस वक्त फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उनका भेजा हुआ $1000 जो है वो भी यहाँ पे अच्छी खासी एक अमाउंट है और बहुत सारी फैमिलीज़ की मदद हो सकती है वहाँ पे, है ना। तो आप ये बताएं कि जो आलमी सतह से जो मदद आ रही है उसको हम किस तरह सही अंदाज में यहाँ पे लगा सकते हैं और उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं कहूँगा कि आलमी इदारे जो मदद भेज रहे हैं वो हुकूमत को नहीं दें, वो तरीक़ेकार गलत है। जहाँ हमारे मुख्तलिफ जो लोग पर्सनली इमदाद भेज रहे हैं वो हुकूमत और समाजी इदारों को न दें। अच्छा। जो लोग हैं, अगर आप हैं तो आप अपने इलाके के गरीब लोग जो मुतासर हुए हैं वहाँ तक अपने दोस्तों के थ्रू खामोश से चुपके से मदद कर लें, उसमें करप्शन बीमारी का आंसर कम हो जाएगा। आलमी इदारे अपनी कॉन्सेट उनके सबके मौजूद हैं, उनकी नेटवर्क के सारा पूरा का पूरा उनको पता है। अपने कॉन्सेट के थ्रू उनकी टीमें जाएँ, वो जाके खुद बाँटें। हम जाके मुख्तलिफ पाकिस्तानी रियासत के इदारे, पॉलिटिकल इदारे जिन जिन के पास इमदाद दे रहे हैं, वो अपने पॉलिटिकल वर्कर, अपने वोटर तक इमदाद दे रहे हैं। अगर किसी का वोटर नहीं है, कोई मुखालफ है, तो वहाँ तक इमदाद नहीं जा रही और एक बड़ा किस्म का अजीब किस्म का ड्रामा है। उस ड्रामेबाजी को ख़त्म करने के लिए आलमी इदारे और पर्सनल जो लोग दे रहे हैं वो अपने इलाके और अपनी मदद आपके तहत इमदाद बांटें तो लोगों तक मिल सकेगी। नहीं तो रिलीफ के नाम पे जो तमाशा चल रहा है, ये रिलीफ नहीं, ये मैं समझ रहा हूँ कि एक पलीद किस्म का सिस्टम हो गया है। थैंक यू सो मच अमित साहब, और हम दुआ करते हैं कि ये सारा निज़ाम जो है, इसके अंदर जो बुराइयां हैं वो सब ख़त्म हो जाएं और हमारे जो बहन भाई इस वक्त मुश्किल में हैं उनका कोई भला हो सके। और इसके साथ साथ अगर हमें लगता है कि हम इस वक्त वाकई महंगाई में और दूसरी चीज़ों में इस कदर फंसे हुए हैं कि अपने उन बहन भाइयों की मदद नहीं कर सकते, तो हमें ये ऐसा गलत लगता है। हम अपने घरों से पुराने कपड़े, अपने बच्चों के पुराने कपड़े, उनकी छुछड़ी किताबें या उनके कलर्स, पेंसिल, जो कुछ भी हम इस वक्त उधर भिजवा सकते हैं, और हमारी हर चीज़ की हमारे उन बहन भाइयों को ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।